नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की फाइट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा आज की फाइट का संविधान की लड़ाई हत्या दिवस पर आई। दरअसल केंद्र सरकार ने इमरजेंसी को लेकर एक बड़ा फैसला आज लिया। सरकार ने देश में इमरजेंसी के दिन को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने देश में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंटने वाला दिन बताया। सरकार का कहना है कि यह दिन उन लोगों के योगदान की याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल का मानवीय दर्द झेला है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी। पीएम मोदी ने भी कहा, आपातकाल कांग्रेस की ओर से लाया गया काला दौर था। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर कहा कि यह एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद है। चर्चा इसी पर करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, फिर मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। पीएम ने इमरजेंसी को बताया काला दौर। कांग्रेस बोली, एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद। संविधान की लड़ाई हत्या दिवस पर आई। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे मेहमानों का एक एक करके आइए परिचय करा देते हैं। राखी राठौड़ जी हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत राखी जी आपका। आरआर तिवारी जी कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत तिवारी जी आपका। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष जी आपका भी स्वागत। और हमारे साथ संजीव तरनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, नमस्कार। और सबसे पहले आरआर तिवारी साहब आपसे, चूंकि कांग्रेस लगातार इस बार के लोकसभा चुनाव में यह कहती रही है कि संविधान बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, अब संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी, पार्टी कोई भी था, प्रधानमंत्री कोई भी था, लेकिन वो काला दिन था। आज केंद्र सरकार के इस फैसले को कि संविधान हत्या दिवस के तौर पर 25 जून को हमेशा याद रखा जाएगा, सबको बताया जाएगा, कैसे स्वागत करते हैं इस फैसले का? रविंद्र भाई, देश में निरंकुश शासक जो होता है वो ही ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकता है। 1975 के 25 जून को क्या हुआ था वो आज देश का आदमी जानना चाहता है, देखना चाहता है, लेकिन उसके लिए सजा भी दे चुका है। 1975 के जून माह की 25 तारीख को जो कुछ हुआ, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर उसके प्रति अपनी गलती स्वीकार कर चुकी है। लेकिन आज जो लोकतंत्र का दावा करते हैं, आज उनके निरंकुश प्रधानमंत्री कितने गंदे घिनौने शब्द का उपयोग करके देश के करोड़ों लोगों को बेरोजगारी के मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। देश की करोड़ों महिलाओं को रसोई की गैस की जो नित्य प्रतिदिन जो महंगाई का दौर जो बढ़ रहा है उससे मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। अरे मणिपुर की घटना तो अभी भी चल रही है, पूरा 1 साल हो गया। आरआर तिवारी जी, अगर कांग्रेस ने आपातकाल की घोषणा की, गलती स्वीकार कर ली है, तो ऐसी गलती फिर दोबारा ना हो, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और अगर हम इस दिन को सत्ता पर एक नाम देते हैं तो इसमें फिर क्या कमी, क्या गलती आपको दिखाई देती है, बताइए जरा इस पर भी। देश की जनता ने 240 पे सिमेट दिया। इन्हीं कारतूतों से देश की जनता ने इनको अब की बार 400 पार को 240 से 41 भी नहीं होने दिया। लोकतंत्र में है हत्या जैसी बात कहां है? देश की प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री, अच्छा एक मिनट, अरे तिवारी जी सुन लीजिए, आज लगता है आपको पॉज और स्टॉप का बटन घर पर रखा है। फिर सुन तो लीजिए, प्रधानमंत्री बन जाती, इसमें दोष किसका होता है फिर? अच्छा नाम बताइए फिर। ठीक है, संविधान हत्या दिवस नहीं होता तो क्या होता? ठीक है, मतलब आप स्वीकार करें नाम दूसरा रखा जा सकता था इस दिवस का। अरे ये घिनौना शब्द है हत्या। किसकी हत्या? देश के लोगों ने अभी इनको 4 जून को रिजल्ट दिया है।
इनके बड़े बड़े नेता राखी राठौड़ जी, देश की जनता का 400 पार ध्यान भटकाने के लिए ये फैसला लिया गया है और हत्या जैसे घिनौने शब्द का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तिवारी जी का आरोप पूरे नहीं होने देगी। अरे तिवारी जी, एक मिनट, मैं फिर बोल रहा हूं, आप लग रहा है स्टॉप और पॉज का बटन आज कहीं भूल गए लगता है। प्लीज राखी जी। देखिए तिवारी जी, जिस तरह से इमरजेंसी जैसी बड़ी घटना को एक छोटी मोटी घटना की बात करके कि हमने माफी मांग ली, और मुझे याद नहीं है किसी ने खेद व्यक्त किया हो, क्योंकि 23 जुलाई 1985 पर को लोकसभा के अंदर राजीव गांधी जी ने कहा कि आपातकाल जैसी जो घटना हुई उसमें कोई गलती नहीं रही, तो इन्होंने कभी भी आपातकाल के लिए क्षमा नहीं मांगी। मैं तो ये कहना चाहती हूं कि आज जो ऐतिहासिक निर्णय भारत सरकार ने लिया है, हमारे देश के नागरिकों को ये जानने का, ये समझने का, नई पीढ़ी को समझने का अधिकार है कि कैसे 25 जून को जो हमारे लोग थे, बहुत सारे अनेकानेक लोग थे जिनको जेलों में बंद कर दिया, उस पूरे 19 महीने के कार्यकाल पीरियड के अंदर उनकी शादियां टूट गई, रोजगार चले गए, नौकरी चली गई, यहां तक कि उन्होंने अगर स्वजनों को खो दिया तो उनके अंतिम संस्कार में भी वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाए। हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी भी अपनी माता के देहांत के बाद में उन्हें परमिशन नहीं मिली कि वो जाकर के उनके आखिरी जो रिचुअल्स हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सके, जिस तरह की यात्रा को झेला। और उनकी गलती क्या थी? और गलती नहीं, रविंद्र जी, गलती पूछिए, 19 महीनों तक इतने सारे लोगों को जेल में भरने की गलती यह थी कि उन्होंने प्रजातंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज उठाई। अब देखिए कांग्रेस का पाखंड कहां नजर आता है। तिवारी जी तो कह रहे हैं नहीं, कभी नहीं स्वीकार करी। जी के नेतृत्व में हमने गलती स्वीकार की है। राखी यानी राजीव गांधी गलत बोल रहे थे ना? देश में कांग्रेस, राजीव गांधी ने 23 जुलाई राजीव गांधी के बाद की बात कर रहे हैं। आज अगर आप एक गड़े मुद्दे 50 साल पुरानी घटना को लेकर के देश की बेरोजगारी को खत्म कर दोगे क्या? देश की महंगाई को खत्म कर दोगे क्या? तिवारी जी, एक मिनट, किसानों, ठीक है, जवाब देंगे राखी जी। लोगों ने तिवारी जी, राखी जी जवाब देंगे। किसान देश की तिवारी जी प्लीज, 700 किसान दिल्ली की बॉर्डर पर दे रही है जवाब, एक मिनट सुनिए तो सही। सुन तो लीजिए। अरे तिवारी जी सुन लीजिए ना एक बार। रविंद्र जी ये कहते हैं कि हमने माफी मांगी, तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि राजस्थान के मीसाबंदी जो थे, उनके लिए आते ही जब कांग्रेस सरकार आती है तो उनकी पेंशन क्यों बंद कर देती है? अगर ये सच में लगता है कि हमने गलत किया, हमने ज्यादती करी, हमने यातना की, उनको दी और हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, तो क्यों ऐसा होता है कि मीसाबंदियों की जो पेंशन है वो कांग्रेस सरकार आते ही रोक देती है? साफ साफ नजर आता है ये वैसा ही दिखावा है, ये वैसा ही पाखंड है। जब देश के बाहर जाके कहते हैं, आरा तिवारी से लूंगा, मीसा भारती वो जो कि इमरजेंसी के दौरान में जेल में गए थे, सरकार की तरफ से उनको पेंशन दी जाती है। हाँ बताइए, 2018 में मीसा बंदी की पेंशन बंद कर दी गई। रविंद्र, आपातकाल पूरे देश में लागू किया गया था, देश में तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हाँ। तो केंद्र की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की 3 बार प्रधानमंत्री रहे, उस समय राष्ट्रीय नीति बनाते कि मीजा के बंदी सभी लोगों को हम देंगे। तो राजस्थान में ये गलती हम करें और जब राजस्थान सजा हम दें हुआ, अरे ठीक है, वो कब करेंगे कब नहीं करेंगे वो ठीक है। आरा तिवारी वो कब करेंगे कब नहीं करेंगे, आप जाइए सड़कों पर आंदोलन कीजिए, लेकिन आपने तो जो चल रही थी पेंशन उसको बंद कर दिया। लेकिन सवाल है कि है राखी जी सवाल ये 2014 में आपकी सरकार आई, इससे पहले एनडीए की सरकार 1999 में भी आई थी, तब फिर इस तरह का काला दिन या संविधान हत्या दिवस की याद क्यों नहीं आई? कहा यही जा रहा है कि भाई संविधान बचाओ की जो मुहिम राहुल गांधी और कांग्रेस लेकर चल रही है, अब उसका तोड़ आपने इस तरह से निकाला है। राखी जी नहीं, मुहिम की कोई बात ही नहीं है। देखिए, अगर आर्टिकल 356 को सबसे ज्यादा यूज करके 90 बार किसी ने चुनी हुई सरकार को गिराया तो वो कांग्रेस पार्टी है। 2013 में अध्यादेश जो प्रधानमंत्री द्वारा पेश किए गए अध्यादेश को एक आम मेंबर जो है, एक आम सांसद ने फाड़ दिया, तो दिखता है कि लोकतंत्र की हत्या कहां पर मुख्यमंत्रियों को तो आप जेल में बंद कर रहे हैं, केजरीवाल को बंद कर दिया, इधर हेमंत सोरेन को बंद कर दिया। अरे तो सुप्रीम कोर्ट अपना काम करता है, भ्रष्टाचार करेगा तो काम करेंगे ना। भ्रष्टाचारी अगर करेंगे, इनके साथ तो कन्विक्टेड लोग हैं, लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड लोग हैं, उनको साथ लिए घूमते हैं। जो गलत करेगा तो देश की संस्थाएं काम करेंगी, चाहे ये देश के बाहर जाके कुछ भी कहें, चाहे ये देश के बाहर जाके हमारी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में कुछ भी कहें। संजीव तरना जी का मैं करता हूं। संजीव जी, क्या इस एक आज के गजट नोटिफिकेशन ने कांग्रेस की दुखती रग को पूरी तरह से दबा दिया है? छेड़ नहीं दिया, दबा दिया। देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी शायद इस बात को नहीं मानेंगे, बट कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे से हमेशा बचती हुई नजर आई है। क्योंकि अगर आप देखें, विपक्ष
में जब कांग्रेस पार्टी बैठी थी और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, तो ये संविधान के मुद्दे पे लड़ा गया। जो इंडिया अलायंस था वो ये कहता था कि संविधान की हत्या की जा रही है, और ये जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार दे रही है, ये आकर के संविधान का संशोधन करेंगे। तो विपक्ष ने पूरे तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करी संविधान के मुद्दे पे। अब जब इस आप देखेंगे, जिस समय शपथ ली जा रही थी उस समय भी संविधान की प्रतियां दिखाई गई, हाँ। और बार बार सरकार को वो संविधान की प्रतियां दिखा करके घेरने की कोशिश की जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान का नमन किया था। देखिए, वो नमन किया था, बट विपक्ष ने अपना काम जो किया, मैं उसकी बात करूं, विपक्ष ने घेरने की कोशिश करी उनको, बट उसके तोड़ में अगर आप देखें तो उस समय जिस समय शपथ ली ओम बिरला जी ने, और उन्होंने इसकी बात करी, आपातकाल की बात करी, और उन्होंने आपातकाल को काला दिन बताया, उसको लेकर के काफी चर्चा हुई और कांग्रेस वहां से भागती हुई नजर आई। तो देखें, कांग्रेस पार्टी हमेशा बचने की कोशिश करती है। हालांकि राहुल गांधी जी से जब एक पत्रकार ने पूछा था कि जो जिस समय इमरजेंसी लगी तो आप उसकी गलती को स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने वो गलती स्वीकार भी करी थी, बट कांग्रेस पार्टी अभी भी इस बात का तोड़ नहीं निकाल पाई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं है अब तक शायद, कि इस बात से लेकर के निकलना किस तरीके से। और भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय इससे बड़ा मुद्दा कोई और नहीं है कि वो इमरजेंसी को बार बार कांग्रेस को याद कराए और कांग्रेस की दुखती रग के ऊपर हाथ लगाए। अब ये तो बार बार याद दिलाया जाएगा कि संविधान हत्या दिवस, इमरजेंसी के साथ एक और ये शब्द मिल गया है। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस के पास कुछ उपाय है? देखिए, कांग्रेस को भी इस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए, क्योंकि कब तक आप बचेंगे? हाँ। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको आकर के देश के सामने, अगर आप चाहते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक आरोप लगाती है कि इन्होंने गलत किया और ये अपनी गलती नहीं मानते। राहुल गांधी जी ने, हालांकि एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बड़े सफाई से कहा कि हाँ, हमसे गलती हुई। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस को एक स्टैंड लेना चाहिए। अगर कांग्रेस ये स्टैंड लेकर के चलती है हमसे गलती हुई, तो उनको देश के सामने आकर की गलती स्वीकार करनी चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी दोबारा ये कोई मुद्दा ना बना पाए और बाकी जिन मुद्दों के ऊपर तिवारी जी कुछ बोल रहे हैं। तिवारी जी बोलिए। मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी का एक नारा है, डरो मत, सच से। वो डरता नहीं है राहुल गांधी, पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई। अकेले राहुल गांधी से, अगले ने कहा गलती हुई, उनकी मां ने कहा गलती हुई। जब गलती को स्वीकार कर लेते हैं उसके बाद में बचा क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बोना साबित हो रहा अकेले राहुल गांधी के सामने। अरे 50 साल पहले जितनी सीटें आई ना, वो मिलाकर भी हमारी सीटों से कम है कांग्रेस की। सबसे फेलियर अध्यक्ष, कोई नहीं डर रहा उनसे, भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं डर रही है बगालता। आप जो एक परिवार की चरण वंदना कर रहे हैं ना, वो नहीं है, जनता नहीं समझती है उसको। आपको सिर्फ राहुल गांधी का क्या 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 कॉन्ट्रीब्यूशन है? 3 चुनावों के अंदर टोटल जो आई है सीटें है वो 240 से कम है। रविंद्र जी, क्या किस चीज को एंजॉय कर रहे हैं? 99 के नीचे 100 नहीं है, 99 के नीचे 543 है। आशुतोष जी, मैं आपसे सवाल करता हूं और ये जानना चाहता हूं कि लोकतंत्र और संविधान को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा था, बीजेपी और एनडीए को घेरने की कोशिश कर रहा था, अब वो क्या इस दांव से फिर खुद ही घिर गया है क्या? बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए, इस बार के लोकसभा के चुनावों में हमने देखा कि इंडिया अलायंस ने एनडीए को लगातार संविधान से छेड़खानी के नाम पर घेरने की कोशिश की। लेकिन हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि संविधान के अनुरूप इमरजेंसी देश में लगाई गई थी, आर्टिकल 352 के तहत लगाई गई थी, लेकिन उसके नाम पर, अनुच्छेद 352 के नाम पर देश भर के अंदर क्या किया गया? लाखों लोगों की गिरफ्तारियां हुई, प्रेस की आजादी छीनी गई और तमाम लोगों को तमाम तरह की यातनाएं दी गई। और हमको एक चीज इसमें यहां और भी याद रखने की जरूरत है कि 2 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने यह अपने उसमें स्वीकार किया है कि हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई और उस टाइम पीरियड में जो जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, हम उनकी रक्षा नहीं कर सके। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि मौलिक अधिकारों के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर जितना हनन हुआ वो तो उसके लिए तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह स्वीकार करना अपने आप में इस बात की स्वीकृति है कि वह घटना महज राजनीतिक नहीं थी। महज संविधान का उपयोग करके अपने देश की तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, जिसके लिए हिंदुस्तान को जाना जाता है, उनको खत्म करने की कोशिश की और तमाम तरह के लोगों को यातनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी चुनावों पर, संविधान के मुद्दे पर। आशुतोष जी, 1975 25 जून को जब ये इमरजेंसी लगाई गई और अब उस इमरजेंसी के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में
हमेशा याद रखा जाएगा। 1975 के दौर की और आज की जनसंख्या को देखें तो एक बड़ी जनसंख्या उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। क्या यह पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है, एक ये कहें कि राष्ट्रवाद का मैसेज देने की कोशिश है, और कितना कामयाब होगी? क्या जनता को, आज के यूथ को ये फर्क पड़ेगा कि उस दौरान क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था, और क्या वो इसमें इंटरेस्टेड होगा, और इंटरेस्टेड होगा तो फिर पॉलिटिकली वो अवेयर होगा और उसी हिसाब से अपना डिसीजन लेगा? देखिए रविंद्र जी, इसमें दो चीजें हैं कि पॉलिटिकली राष्ट्रवाद का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से उनकी प्रायोरिटी पर रहा है, प्राथमिकता पर रहा है। तो राष्ट्रवाद के मुद्दे को तो वो जब जहां उनको जरूरत पड़ती है वहां उसको वो हवा देते ही हैं। लेकिन यह जरूरत ये भी है कि अगर इतिहास में कुछ हुआ है तो इतिहास की जानकारी हर एक नागरिक को होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1975 में हुई घटना के लिए 2025 में प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। हमको इतिहास में हजारों साल पुराना इतिहास पढ़ाया जाता है। आपको उनसे तमाम तरह की व्यवस्थाओं को सुधारने के इतिहास को पढ़ाने के पीछे मकसद यह रहता है कि आप उन तमाम गलतियों को सुधारें जो भविष्य में। राखी राठौर जी, लेकिन आप भी लगातार मीम्स देखती होंगी, ऐसे कई सारे वीडियोस देखते होंगे जब 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन यूथ के बीच में, लोगों के बीच में भी कोई मीडिया कर्मी या कोई और ऐसी संबंधित लोग जाते हैं और पूछते हैं कि आज क्या है, तो उन्हें पता नहीं होता कि गणतंत्र दिवस है कि स्वतंत्रता दिवस है, रिपब्लिक डे है कि इंडिपेंडेंस डे है। तो ये क्या सोच है, इसके पीछे क्या सोच है? और दूसरा मेरा सप्लीमेंट सवाल यह है कि कांग्रेस की तरफ से और दूसरे जो उनके सहयोगी आरजेडी के मनोज झा हैं, दो क्वेश्चन है उनका। यह कहना है कि अगर आप 25 जून को संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं तो ठीक है, 30 जनवरी को फिर गांधी हत्या दिवस ही मनाइए। देखिए, शहीद दिवस मनाते ही हैं, वो तो पहले से मन रहा है 30 जनवरी का, तो इसमें कोई विषय नहीं है। लेकिन मनोज झा जी को सोचना चाहिए, वो एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिनके जो पार्टी बनाने वाले लोग थे वो उस समय इमरजेंसी के वक्त उन्होंने यातनाएं झेली हैं। जो इंडी गठबंधन है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, इनके लोग जो हैं वो उस समय इमरजेंसी के वक्त कांग्रेस की यातनाओं को झेल चुके हैं, फिर भी उनके साथ है। पूर्वजों को क्या लगता होगा ऐसी पार्टी के साथ? और देखिए, देश की जनता को और उनके यूथ को यह जानने की आवश्यकता है कि क्यों इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी इसलिए लगी थी क्योंकि एक परिवार यह चाहता है कि सिर्फ हमारे पास सत्ता रहे, चाहे यहां का सुप्रीम कोर्ट कोई बोले, चाहे हाई कोर्ट कुछ बोले, चाहे कुछ भी कुछ हो, लेकिन हमें सत्ता चाहिए। और ये शुरुआत सिर्फ 75 से नहीं हुई थी, उससे पहले भी जब इन्हीं के लोगों की मीटिंग हुई, 23 वोट पटेल के पास, 1 वोट नेहरू के पास, लेकिन नेहरू फिर प्रधानमंत्री बनते हैं। क्या जवाब तिवारी जी, क्या जवाब कांग्रेस के पास? एक मिनट राखी जी, अभी तिवारी जी जवाब दे रहे हैं। राखी प्लीज बोले तिवारी जी, क्या है अब कांग्रेस के पास उपाय? झंडा फहराने से आप लोगों ने मना किया, आप राष्ट्र को मानते कहां थे? अरे 2002 से पहले नहीं तिरंगा लहराते थे कहीं पर। 2002 से सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा लहराना अलाउड नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये भ्रम जो आप फैलाएंगे चलेगा नहीं तिवारी जी। अंग्रेजों की गुलामी करने वाले तिवारी जी, कांग्रेस के पास क्या तोड़ है संविधान हत्या दिवस से उबरने का, बचने का? रविंद्र, 1977 में जो इंदिरा गांधी हारी आपातकाल के कारण से, मेरे को इस बात का जवाब दो। 1980 में वो इंदिरा गांधी फिर जीत करके देश की प्रधानमंत्री बन जाती है, लेकिन हारी क्यों, वो भी तो आपको देखना होगा। हारी क्यों, ये देखना होगा। और जनता पार्टी क्यों हारी, मिलीजुली सरकार क्यों हारी? क्योंकि जनता का विश्वास उन्होंने खो दिया। ये भी हम समझते हैं बात को, ये भी जानना पड़ेगा। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जनता ने हराया क्यों था 75 के बाद के चुनाव में, इमरजेंसी के बाद के चुनाव में कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को। बेरोजगारी के मुद्दे से भटकाना चाहते हो, नहीं मानेंगे, किसानों की हत्या के मुद्दे। संजीव जी, मेरे को एक जवाब चाहिए। ये पॉलिटिकली, सोशली और नेशनली कितना बड़ा फैसला है, इसके कितने दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं फैसले, या इसको सामान्य देखा जाए? देखिए, इसको अगर भारतीय जनता पार्टी के पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने बहुत दूर की सोची है कांग्रेस को इस मुद्दे के ऊपर घेरने की। क्योंकि अगर आप देखें तो बजट सत्र आने वाला है इसी माह, और उसमें अगर आप पीछे देखें जिस समय शपथ ली जा रही थी तो उस समय कांग्रेस ने बहुत सारे मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करी, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, या कठुआ में जिस तरीके से टेरर अटैक्स हो रहे थे, तो उसकी तोड़ के एवज में ये लाया गया है ताकि कांग्रेस को इस पूरे के पूरे मुद्दे में घेरा जा सके। आशुतोष जी, एक लास्ट जवाब, क्योंकि सर नीट, महंगाई, बेरोजगारी ये तो रोज के मुद्दे हैं, लेकिन ये क्या 25 जून की याद दिला के बार बार संविधान काला दिवस की, हत्या दिवस की याद दिलाकर आप अपनी बात रख सकते हैं? विपक्ष जो हमला कर रही है आप उसको घेर सकते हैं। सर 10 सेकंड सिर्फ आपके पास, प्लीज।
देखिए रविंद्र जी, विपक्ष जिस तरह संविधान की प्रतियां लेकर के घूम रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक चला है और विपक्ष को इस बात के लिए घेरा है कि वह संविधान की हत्या के लिए वो जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी ने। राखी जी, तिवारी जी, संजीव जी, आशुतोष जी, आप चारों का ही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और वह जाहिर तौर पर जो इमरजेंसी का काला दिन था उसको कभी नहीं भूलना चाहिए और देश में कभी इस तरह के दिन की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखना होता है पॉलिटिकली किस तरह से यह मामला आगे जाता है। फिलहाल आज की फाइट में आज इतना ही। नमस्कार।